मंगला अपने पति नंदू के मरने के बाद बिल्कुल असह्य हो गई थी। उसी दुख में कई दिन से बीमार पड़ी थी। माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मंगला किसी तरह करहाती हुए उठी। 1 महीने पहले ही उसके पति नंदू की बिल्डिंग बनाते समय छत ढह जाने से मौत हो गई थी। उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। अभी देती हूँ। मंगला रसोई में गई तो आटे का डिब्बा खाली पड़ा था। 1 मुट्ठी चावल था, वही बनाकर उसने बच्चों को खिला दिया और खुद आज फिर पानी पी लिया। जब तक मुन्ना का बापू था, मुझे काम पर जाने से रोक देता था। कहता था, देख मंगला, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कमाता हूँ ना। मैं डरता हूँ, तू इतनी सुंदर है कि कहीं कोई तुझे मुझसे छीन ना ले। पूरी बस्ती की औरतें मेरे भाग्य से ईर्ष्या करती थी। किसी की नजर ही लग गई मेरे परिवार को। तभी तो इतना प्यार करने वाला पति अचानक छोड़कर चला गया। अब तो मुझे काम ढूंढने जाना ही होगा, वरना हम सब भूखे ही मर जाएंगे। यही सोचकर वो बच्चों को लेकर निकल गई। उसने सब जगह काम के लिए बात की, पर कोई काम नहीं मिला। एक जगह एक कोठी के बाहर खाना पीना चल रहा था। हम यही बैठते हैं, शायद हम पर किसी को दया आ जाए और वो हमें खाने को दे दे। बच्चे टकटकी लगाए हर आने जाने वाले को देखते रहे, पर किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। जब सभी लोग खाना खा चुके तो सारा झूठन बाहर डालने के लिए कोई व्यक्ति बाहर आया। भाई, इतना खाना फेंक क्यों रहे हो? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप ये खाना हमें दे दे। लेकिन ये खाना तो झूठा है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम चाहो तो अंदर चलकर बर्तन साफ करवाने में हमारी मदद करवा दो, हम तुम्हें पेट भरकर खाना खिला देंगे। मुझे मंजूर है। मंगला बच्चों को लेकर घर के अहाते में पहुंच गई। बर्तनों का ढेर देखकर उसने बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। बच्चे इंतजार करते करते वही जमीन पर ही सो गए। तभी एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया। उसने मंगला को बर्तन धोते देखकर, तुम कौन हो और ये बच्चे यहाँ जमीन पर क्यों सो रहे हैं? जी, बच्चे भूख से बिलक बिलक कर सो गए। तुम्हारा घर वाला कहाँ है? मंगला ने आंखें पोंछते हुए उसे सारी बातें बताई। उठो और हाथ धोकर मेरे साथ आओ। सारे बर्तन धुल गए हैं, थोड़े से ही बचे हैं। अगर ये पूरे नहीं धुलेंगे तो आज मेरे बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे। वो व्यक्ति घर में गया और 3 थालियों में खाना भरकर ले आया। मैं इस कोठी का मालिक भुवन शर्मा हूँ। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में मैंने इतनी बड़ी दावत रखी थी। गरीब बच्चे भूखे ही सो रहे हैं, धिक्कार है मुझको। तुम आओ और बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी खाओ। जी मालिक, अभी आई। मंगला हाथ धोकर बच्चों को खाना खिलाने के लिए जगाने लगी। बच्चों ने जैसे ही सामने खाने की थाली देखी, उनकी नींद खुल गई। माँ, इतना खाना कहाँ से मिला? ये खाना इन्होंने दिया है तुम लोगों के लिए। चलो जल्दी से खा लो, हमें घर भी तो जाना है। तुम बच्चों को खाना खिलाकर यहीं सो जाओ, मेरी कोठी बहुत बड़ी है। मंगला कातर और भयभीत निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसे मत देखो मेरी तरफ बहन, इतना खाना रोज हम बर्बाद करते हैं और गरीब आदमी भूखा ही सो जाता है। मैं कल से ही कुछ ऐसा करूँगा कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे। मंगला ने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खा लिया। आओ मेरे साथ आओ। तीनों उसके साथ कोठी में चले गए, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए। आज रात वहीं आराम करो, सुबह बात करते हैं। मंगला बहुत खुश थी। आज न जाने कितने दिनों के बाद उसने भरपेट खाना खाया था। सुबह सुबह ही, तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। जब तीनों कपड़े बदल कर आए तो आओ, तुम लोगों को मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। भुवन उनको लेकर एक कमरे में गया, जहाँ एक औरत बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। ये मेरी पत्नी करुणा है, ये 2 साल से बिस्तर में ही है, तुम इसकी देखभाल कर सकती हो। क्या हुआ है इनको? 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में इनके पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऑपरेशन के बाद भी पैरों में जान नहीं आई, जिसके कारण ये चल नहीं सकती। जी, मैं इनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। भुवन उन्हें लेकर कोठी के पीछे बने एक घर में ले गया और बोला, मंगला,
आज से तुम तीनों यहीं रहोगे और मैं राशन पानी का सारा इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारा दूसरा काम है खाना बनाकर उसके 50 पैकेट बना देना। मैं आकर ले जाऊंगा। तुम्हारी मदद के लिए मैं 2-3 औरतों को भेज दूंगा। इतना कहकर भुवन अपनी कोठी में आ गया। उसकी पत्नी कहाँ चले गए थे इतने सवेरे सवेरे? भुवन ने करुणा को मंगला और उसके बच्चों के बारे में सब कुछ बताया। भुवन, तुम उस औरत को कितना जानते हो? जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तब तुम मुझे कितना जानती थी। तुमने भी तो मुझ जैसे गरीब इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया था। तुम्हारी बात और थी। गरीब सिर्फ गरीब होता है। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना होता है। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो सब करता है। मैंने भी अपने परिवार को गरीबी से लड़कर मरते देखा है। तुम ठीक कह रहे हो। राशन पानी वहाँ भिजवा दो, पर तुम कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे भूखों को रोटियां खिलाने के लिए? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मंगला से कहूंगा कि वो अपनी बस्ती में जाकर 1-1 रुपया में पैकेट बेच दें। वो पैकेट खरीदने वाले हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं आएंगे, गरीब और भूखे ही आएंगे। पैसे देकर खाना लेने में कम से कम उनके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं लगेगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भुवन ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और करुणा से बात करने के बाद मंगला के पास चला गया। उसने मंगला को सारी बात बताई। कल से मैं पहले मालकिन के सारे काम निपटाकर उसके बाद खाने का इंतजाम देख लिया करूंगी। पर मेरे बच्चे? कल से तुम्हारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। तुम्हारे पास समय ही समय रहेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मंगला कोठी पहुंच गई। उसने करुणा के पैरों की अच्छी तरह से मालिश की, उसे नहला धुलाकर नाश्ता करवाया और दवा देकर दूसरे घर में आकर खाना बनाने में लग गई। भुवन आया तो, मंगला, पैक हो गया खाना? जी साहब, सब तैयार है। बाहर ड्राइवर खड़ा है, सारे पैकेट गाड़ी में रखवा देता हूँ। तुम बस्ती में जाकर भूखे लोगों को रोटी दे आओ। 2 दिन पहले तक मेरे पास अपने पेट भरने के लिए रोटी नहीं थी। आज मैं सबको रोटी बांटने जा रही हूँ। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। मंगला, मन दुखी मत करो, जाओ। मंगला ने बस्ती में पहुंचकर पैकेट सबको 1-1 रुपए में दे दिए। सबने इतना अच्छा खाना बड़े दिनों के बाद खाया। खाना कम पड़ गया। कल मैं फिर खाना लेकर आऊंगी। अब रोज का यही नियम बन गया। करुणा की अच्छी देखभाल से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। एक दिन, मालकिन, अब तो आप पहले से काफी ठीक हो गई हो। मेरा काम खत्म हो जाएगा, तब आप मुझे घर भेज देंगी। मंगला, तूने जो इतना बड़ा काम शुरू किया है उसे तो तुझे ही करना है। मैं ठीक हो जाऊंगी तो भी मैं तेरे साथ भूखों को रोटी खिलाने जाऊंगी। तू अब कहीं नहीं जाएगी। एक दिन अचानक भुवन ऑफिस से आया तो उसने देखा कि करुणा अपने आप चलकर ड्राइंग रूम में आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह करुणा, मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था। तुम तो ठीक हो गई। हाँ भुवन, ये सब भूखों को रोटी खिलाने का ही प्रताप है, वरना मैं तो कभी ठीक ही नहीं होती। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। धर्मा बस में खलासी था। बनारस से जौनपुर की बस में काम करते हुए उसे 10 साल बीत गए थे। घर में उसकी पत्नी, एक बेटा संजय और माँ थी। पत्नी शकुंतला पैसों को लेकर हमेशा बड़बड़ करती रहती थी। वो तो बनारस में घर अपना था, इसलिए खर्च चल जाता था। उसके पिता गिरधारी लाल बनारस की गलियों में मक्खन बेचा करते थे। उसी से उन्होंने 2 कमरे का घर बनवा लिया था। एक दिन, तुमने कभी सोचा है कि हमारा बेटा भी बड़ा हो रहा है, अब उसे पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए। इसी चिक में बना चुके उसे बड़ा आदमी। खुद सारा जीवन खलासी बने रहे, उसको भी खलासी ही बना देना। प्रभु का धन्यवाद किया कर कि बाबूजी की वजह से सिर पर छत है, वरना किराए के घर में तो एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता। मेरे तो कर्म ही फूटे थे जो तुम्हारे साथ ब्याह कराई। कुछ भी कहो तो बाबूजी के गुण गाने लगते हो। आखिर तू चाहती क्या है? कहाँ से लाऊं पैसे? हम गांव की जमीन बेच देते हैं, उसी पैसों से ऊपर एक और कोठरी डलवा देते हैं। हाँ, ताकि गांव से जो थोड़ा अनाज मिलता है वो भी ना मिले। धर्मा शकुंतला की रोज रोज की चिक से तंग आ गया था।
शकुंतला के सास को साथ रखना कभी अच्छा नहीं लगता था और अब तो बेटा भी जवान हो रहा था। एक दिन, बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसे का इंतजाम कर दे। माँ, मैं खुद तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाने ले चलूंगा, बस थोड़े पैसे हाथ में हो जाए। अरे सारे मोहल्ले की औरतें जा रही हैं, मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। शकुंतला ने सुना तो आग बबूला होकर, यहाँ पाई पाई बचाकर किसी तरह घर का खर्चा चलाती हूँ, इनको तीर्थ यात्रा की सूझ रही है। माँ बेचारी कुछ नहीं बोली, लेकिन जिस दिन मोहल्ले की औरतें तीर्थ यात्रा के लिए निकली, वो बीमार पड़ गई। धर्मा डॉक्टर को दिखाकर माँ के लिए दवा ले आया, पर माँ का स्वास्थ्य सुधरने की बजाय गिरता ही जा रहा था और एक दिन उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। ओ माँ, इससे अच्छा तो तू तीर्थ पर ही चली जाती, कम से कम बीमार तो ना पड़ती। तुम तो सारे दिन बसों में घूमते रहोगे, उनका सारा काम तो मुझे ही करना होगा। माँ, दादी जानबूझकर तो बीमार नहीं पड़ी ना, तुम उनकी सेवा नहीं कर सकती तो मैं करूँगा। धर्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू कैसे दादी की सेवा कर पाएगा? सारे दिन तो स्कूल रहता है, फिर तेरी पढ़ाई भी तो है। बापू, सुबह की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी और दोपहर बाद मैं खुद दादी को देख लूंगा। माँ को वैसे भी बहुत काम रहता है, अभी तक तो दादी कितना काम कर लेती थी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी पर। संजय दूसरे दिन स्कूल गया तो अपनी दादी के बारे में दोस्तों से बताया। अरे संजय, तेरी समस्या का अभी निवारण कर देता हूँ। मेरे पास एक व्हील चेयर है, तू अपनी दादी को उस पर बिठाकर थोड़ा घुमाएगा फिराएगा और उनके पैरों की मालिश कर देगा तो वो 1 महीने में ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम व्हील चेयर खरीद सके। मेरे घर में मेरी माँ की व्हील चेयर बेकार पड़ी है, वो तो ठीक हो गई, अब तू उसे ले जा, बल्कि शाम को मैं ही तेरे घर भिजवा दूंगा। रवि, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, हम लोग एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर हम सब भी तो तेरे हमेशा नोट्स ही पढ़ते हैं ना। संजय घर आया तो दादी को बताया। दादी, आज शाम को तुम्हारे लिए व्हील चेयर ले आऊंगा, फिर मैं तुम्हें उस पर बिठाकर पार्क में घुमाने ले जाऊंगा। दादी कुछ बोल नहीं पाती थी, पर सुन सब सकती थी। उनकी आंखों के कोर भीग गए थे, चुपचाप संजय की तरफ देख रही थी। शाम को रवि अपने भाई के साथ व्हील चेयर दे गया। संजय ने उसे अच्छी तरह से साफ किया। माँ, जरा मेरी मदद करो, दादी को इस चेयर पर बिठा दो। उसने माँ के साथ दादी को व्हील चेयर पर बिठा दिया और पार्क में चला गया। जब वो पार्क में गया तो सभी लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। दादी भी बहुत खुश थी। वहाँ से वापस आकर उसने दादी के कपड़े बदलवाए और उसको बिस्तर पर सुलाया। दादी का खाना दे दो, मैं उन्हें खिलाकर फिर खाऊंगा, उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। हाँ हाँ, दे रही हूँ। संजय दादी के सारे काम खत्म करके उनके हाथ पैर की मालिश करके पढ़ने बैठा। वो पढ़ाई में अच्छा था, पर आज तो उसे न जाने क्या हुआ कि किताब की पंक्तियाँ जैसे उसके दिमाग में छपी जा रही थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रात को जब धर्मा आया तो उसने व्हील चेयर देखा और बड़ा खुश हुआ। संजय, ये कहाँ से लाए? संजय ने बापू को सारी बात बताई। धर्मा व्हील चेयर का निरीक्षण करने लगा। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ी सोने की मुहर पर पड़ी। ये मुहर कहाँ से आई? मैंने जब दादी को बिस्तर पर लिटाया था तो तब तक तो नहीं था, आप तो नहीं लाए। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा? अच्छा सुन, ये चाबी ले और इसको उठाकर मेरी संदूक में रख दे। अपनी माँ से मत जिक्र करना। संजय ने वैसा ही किया। कोई ना कोई तो बात जरूर है, मुझे अपनी पुस्तक की एक एक पंक्तियाँ याद होना, फिर ये मुहर मिलना, सब कुछ चमत्कार है। रात में सब सो गए। सुबह संजय को स्कूल जाना था। धर्मा ने ही माँ को गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया और पार्क में घुमाने ले गया। सभी बुजुर्ग लोग धर्मा की तरफ प्रशंसनीय नजरों से देख रहे थे। भाई बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, और तुम्हारा बेटा भी बड़ा संस्कारी है। शाम को तो वही लेकर आया था ना। आजकल अपने घर के बुजुर्गों की कौन इतना सेवा करता है। अरे काका,
मेरी माँ है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो घर आया, जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और ड्यूटी के लिए चल गया। अब तो रोज का यही नियम बन गया। सुबह का सारा काम धर्मा करता और शाम का काम संजय करता। संजय पढ़ाई में टॉप करने लगा और घर में रोज एक सोने की मुहर मिलने लगी। संजय और उसके बापू बड़े खुश थे। 1 महीने ही बीते थे कि धर्मा को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। सब बहुत खुश थे। एक दिन सभी सो रहे थे। रविवार की सुबह थी। तभी धर्मा, ओ धर्मा, इधर आओ बेटा। सभी लोग दादी की आवाज सुनकर चौंक गए और भागते हुए दादी के पास पहुँचे। दादी, तुम बोलने लगी, ये क्या चमत्कार है। मेरे हाथ में भी जान आ गई है, ये देखो। दादी ने हाथ हिलाकर दिखाया। शकुंतला किसी काम से बाहर गई थी। उसने दादी को बोलते देखा तो हैरान हो गई। माँ जी तो लगता है ठीक हो गई है। हाँ, ये सब मेरे बेटे और पोते की सेवा का फल है। हाँ, मैं जो बना बना कर सबको खिलाती रही उसका कुछ नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मेरे काम तो किसी को दिखाई ही नहीं पड़ते। चुप हो जा शकुंतला, हर खुशी का पल दुख में बदल देती है ये औरत। बेटा, जरा दादी को व्हील चेयर पर बैठा दे, घुमा कर ले आते हैं। दोनों दादी को लेकर पार्क में गए तो वहाँ जाकर जरा मुझे उठने में मदद करो। दोनों ने सहारा दिया तो वो खड़ी हो गई और धीरे धीरे कदम रखने लगी। धर्मा और संजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों घर आए तो संजय, मुझे लग रहा है कि ये व्हील चेयर जादुई है, वरना इस बीमारी से इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है। हाँ बापू, रवि ने भी कहा था कि उसकी माँ भी ठीक हो गई थी। फिर मुझे अपनी पुस्तक की एक एक पंक्तियाँ याद होना, आपका कंडक्टर बनना, मुहरे मिलना, सब तभी से तो हो रहा है जब से ये व्हील चेयर घर में आई है। व्हील चेयर जादुई ही तो है। शकुंतला ने सुना तो चमक कर बोली, कौन सी मुहरें? संजय, जाकर मुहर ले आओ। संजय मुहर लेकर आया तो शकुंतला का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। इसमें से कुछ मोहरें अम्मा को तीर्थ यात्रा करवाने में खर्च होंगी और कुछ मोहरों से पोट्री बनवा ले। शकुंतला बहुत खुश हुई। अम्मा की आंखों में भी खुशी की चमक आ गई। व्हीलचेयर ने उनके सारे अरमान पूरे कर दिए थे। सारे काम हो जाने के बाद संजय ने व्हीलचेयर रवि को लौटा दिया था। अब दादी बिल्कुल ठीक थी।